हेलो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं और ये है वो बुक लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, जॉन डब्ल्यू स्टैनफोर्ड की। ठीक है, तो ये बुक है, ये आपके पास होनी चाहिए अगर आपने लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पढ़नी है। और 18th एडिशन हम पढ़ने लगे हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ चैप्टर 1 और मैं आपको ओवरऑल टॉपिक्स पहले बता देती हूँ और फिर हम उनको डिटेल के लिए डिस्कस करेंगे। सो पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है द लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव। इसके अंदर से हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव और सम कॉन्टेम्प्रेरी कंसर्न्स करनी है। फिर उसके बाद सॉरी, जो हमारे पास सेकंड वाला है जो नेचर ऑफ डेवलपमेंट, इसके अंदर हम बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस, फिर पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज पढ़ेंगे। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ थेरीज ऑफ डेवलपमेंट। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट और इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बाकी ये दो तो शॉर्ट के लिए होते हैं, तो हम उसी के मुताबिक हम ना कवर करेंगे। जो लॉन्ग के लिए होंगे उनको ज़्यादा डिटेल से, जो शॉर्ट के लिए उनके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वो कवर करवाऊँगी। इसके अंदर हम साइको एनालिटिकल थेरी, कॉग्निटिव थेरी, बिहेवियर एंड सोशल कॉग्निटिव थेरीज पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारे पास आ जाएंगे रिसर्च डिज़ाइंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये मैंने 1 मिनट 30 सेकंड की वीडियो आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन की दे दी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। सो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर दूँगी वीडियोस। हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव। इस बुक के अंदर जो है ना, ये साइड इंफॉर्मेशन सेंटर की पढ़े या ना पढ़े, साइड इंफॉर्मेशन ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, बेसिकली साइड इन्फॉर्मेशन जो है ये सेंटर से पिकअप करके लिखी हुई है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको एक्सप्लेन करिए। तो हम पढ़ते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है या इसका पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है। द पर्सपेक्टिव दैट डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल, प्लास्टिक, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड कॉन्टेक्सचुअल, involves growth, maintenance, and regulation, and is constructed through biological, socio-cultural, and individual factors working together. अब जो मैंने इसके ऊपर नंबरिंग की हुई है, इसका ये मतलब है कि हम जो है वो इनको डिटेल के अंदर हर एक टर्म को डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है लाइफ स्पैन जो हमारे पास होता है उसके अंदर क्या होती है, ये लाइफ लॉन्ग होता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स आप पहले बताएं। फिर आपने बताना है कि जो लाइफ स्पैन है वो हमारे पास मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल होता है। देखो, आपने सबसे पहले लाइफ लॉन्ग करना है, फिर एम की आ जाएगी बात, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल, फिर प्लास्टिक आ जाएगा, फिर दोबारा एम आ जाएगा। ठीक है, एक प्लास्टिक है जो एम को डिफ्रेंशिएट करे, इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा याद करने का। अब हम दोबारा देखते हैं कि हमारे पास जो लाइफ स्पैन का पर्सपेक्टिव है उसमें हमारे पास डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायरेक्शनल है, फिर प्लास्टिक आ जाएगा, फिर मल्टी डिसिप्लिनरी एंड कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, कॉन्टेक्सचुअल आ जाएगा। अच्छी होगी। अब इसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स आ गए ना लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के। अब इसके अंदर प्रोसेसेस कौन से होते हैं, आपने इसकी डेफिनेशन में लिखना है कि इन्वॉल्व ग्रोथ, को द डेवलपमेंट में हमारी जो है वो लाइफ स्पैन के अंदर हमारी ग्रोथ हो रही होती है, मेंटेनेंस हो रही थी, रेगुलेशन हो रही थी, डिफरेंट हार्मोनल लेवल बॉडी की रेगुलेशन हो रही होती है। तो क्या आपने कहना है कि इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ, फिर रेगुलेशन का कहना है और मेंटेनेंस। 3 पॉइंट्स आगे, पहले आपने 6 पॉइंट्स बताने जो इसके करेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। पहले लाइफ स्पैन, फिर मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल, प्लास्टिक, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड कॉन्टेक्सचुअल। फिर आपने इसके बाद जो बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन। फिर कंस्ट्रक्ट किस तरह होता है ये लाइफ स्पैन का प्रोसेस जो है ना, आपने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स, फिर प्रोसेस बताना और कंस्ट्रक्ट इम्प्लीमेंट किस तरह होता है। And is constructed through biological, cultural and individual factors working together. अब बायोलॉजिकल मतलब जो आपकी फिजिक से, बायो से रिलेटेड, आपकी बॉडी से रिलेटेड है। फिर सोशियो कल्चर्स एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स वर्किंग टुगेदर। अब आपने सबसे पहले देखना है अपने आप को, इंडिविजुअल्स फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है ना, कि आपके अपने फैक्टर्स होते हैं लाइफ स्पैन के अंदर। फिर आपने बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो साइंटिफिक फैक्टर्स हम कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, वो उनको देखना है। फिर सोशल कल्चर, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, उसके मुताबिक जो है वो आप अपने आप को इन सब चीज़ों के अंदर, ग्रोथ आपकी उसके मुताबिक होगी, मेंटेनेंस आप उसके मुताबिक, और रेगुलेशन उसके मुताबिक होगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट द लाइफ स्पैन की डेफिनेशन। ये मैंने इसलिए डिटेल में बताई है क्योंकि आगे जो है मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, हर लाइन नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, अब हम ये वाले पेज पे चलते हैं और ये आ गया हमारे पास ये।
अब ये लॉन्ग भी आ सकता है, इसलिए आपने इसको इस तरह याद करना है कि आप इसको शॉर्ट के लिए भी लिख सकें और लॉन्ग के लिए भी लिख सकें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग वो जो हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको ही डिटेल में बयान करेंगे। तो देखते हैं। पहला, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। अब आपको पता है डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। जब तक आप जिंदा तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ मेंटेन करते रहते हैं, आपकी ग्रोथ होती रहती है, चाहे वो कॉग्निटिव ग्रोथ हो या आपकी कोई फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे वो डिक्लाइन हो रही हो या चाहे वो इंक्रीज हो रही हो, तो डेवलपमेंट तो हो रही होती है। सो आपने यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने 2 पॉइंट्स बताए कि डेवलपमेंट के अंदर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी वक्त हो सकती है डेवलपमेंट। फिर आपने ये बताना है कि डेवलपमेंट जो हमारे पास प्री नेटल स्टेज से, क्योंकि जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड होता है उसको कहते हैं प्री नेटल स्टेज, जहाँ पे फीटस जो है वो मदर की वूम में होता है, वो वाला स्टेज को हम कहेंगे प्री नेटल स्टेज। फिर बर्थ और फिर लेट अडल्टहुड तक रहती है। अब लेट अडल्टहुड जो है ना, एक जो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है, वो हम जब डिटेल में पीरियड ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। लेट अडल्टहुड में वैसे 80+ लोग शामिल होते हैं, मतलब टिल डेथ आप कह दें, डेवलपमेंट होती रहती है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ लेते हैं। रिसर्चर्स इंक्रीजिंगली स्टडी द एक्सपीरियंसेस एंड साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशंस ऑफ अडल्ट एट डिफरेंट पॉइंट इन द लाइफ। सो इट वाज ऑल अबाउट द, बस ये इतना ही था कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है। अब आ जाता है मल्टी डायमेंशनल। अब मैंने आपको याद करवाना है पॉइंट्स के अंदर, ठीक है ना। सो आपने जो है ना वो क्या करना है, वैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ये, लेकिन हम लास्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे। स्टार्ट में ये टेड के ज़िंदगी की बात की है, तो मैं आपको उससे भी रिलेटेड बता देती हूँ। पहले हम जो है ना, जो जिस तरह हमने पेपर पे राइट करना है ना, उस तरह मैं सीक्वेंस में आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह पेपर पे स्वेट आउट करना है। सो डेवलपमेंट इज बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि आपने जो है ना डेवलपमेंट की जो 3 टाइप्स है, 3 फेजेस है, वो बतानी, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल। इसी को मद्देनज़र लेके यही कंपोनेंट्स को मद्देनज़र रख के आप इन पे पूरे पैराग्राफ बनाएंगे, बायोलॉजिकल पे, कॉग्निटिव पे, सोशल इमोशनल डायमेंशन पे। अब मल्टी डायमेंशनल के लिए बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो बायोलॉजिकल किस तरह। सो ये है हमारे पास पहला पैराग्राफ बायोलॉजिकल का। No matter what your age might be, your body, mind, and emotions and relationship are changing and affecting each other. Consider the development of Ted Kaczynski. ठीक है, when he was 6 months। अब मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि जब वो 6 माह का था ना बच्चा, ये तो उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसको जो हॉस्पिटलाइज कर दिया था, ये देख लियो, हॉस्पिटलाइज कर दिया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको बहुत कम विजिट करते थे। अब आपको पता है कि अफेक्ट पड़ता है, एक जो बच्चा अकेला हो, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो सारा उसके जो है ना साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। सो उन्होंने, उसकी माँ ने ये बाद में कहा कि जब वो ठीक हो गया, उससे पहले जब 6 माह तक वो बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत हैप्पी, जो माँ को पता चल जाता है क्योंकि वो 24 घंटे अपने बच्चों के साथ रहती है। तो आप ये नहीं कह सकते 6 माह के अंदर आपको बच्चे का बिहेवियर नहीं पता चल जाता, बल्कि आपको पता चल जाता है, या फिर ये खुश मिजाज है या फिर ये फ्रेंडली नेचर का है। तो वो उसकी माँ कहती थी कि पहले तो ये बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत फ्रेंडली नेचर का था, हैप्पी रहता था, लेकिन जब से इसकी ये बीमारी आई है तो इसके अंदर जो है ना वो उस तरह का बच्चा नहीं रहेगा कि ही बिकेम विदड्रॉन एंड अनरिस्पॉन्सिव। वो विदड्रॉन एंड अनरिस्पॉन्सिव बच्चा हो गया, उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं करता। और जैसे जैसे टेड जो है वो ग्रो अप हो रहा था, वो जो है ना वो उसके अंदर एक गुस्सा था, क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें दबी हुई थी जो कि सॉल्व नहीं हो रही थी। तो आपको पता है जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, अगर वो वहीं पे रहें तो वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट रखते हैं। इसी तरह ये टेड काczynski का ये जो बच्चा था, इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर रखें, विदड्रॉन और अनरिस्पॉन्सिव नेचर से लेके वो पहुँच गया अपने अडल्टहुड में रेज की तक। और उसकी माँ ने कहा कि अ बायोलॉजिकल इवेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी रैप्ड द डेवलपमेंट ऑफ हर सन्स माइंड एंड इमोशन। अब बायोलॉजिकल बात ये आती है कि ये एग्जांपल बायोलॉजिकल के अंदर कंपोनेंट जो है मल्टी डायमेंशन का क्यों है, इसलिए क्योंकि बायोलॉजिकल इवेंट जो उसके अंदर जो बायोलॉजिकल इवेंट हुए थे इन्फेंसी के अंदर, उसने उसकी पर्सनैलिटी को पूरा और उसके इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है, ये है, इसलिए हम कहेंगे कि टेड काczynski की एग्जाम्पल बायोलॉजिकल कंपोनेंट के अंदर ऐड करेंगे। अब हम देखते थे कॉग्निटिव।
अब कॉग्निटिव के अंदर आपको पता है कि कॉग्निटिव इज़ रिलेटेड टू द योर माइंड प्रोसेसेस, योर थॉट प्रोसेसेस, योर इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कॉग्निशन के अंदर हमारे पास आएगा कि अटेंशन, मेमोरी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड सोशल इंटेलिजेंस आर जस्ट फ्यू कॉग्निटिव डिमेंशंस, आर जस्ट अ फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ। अब आपने पता चल गया कि आपने बायोलॉजिकल में टेट के जिनकी की कॉग्निटिव में आपने ये सारे टर्म्स लिखनी है। और जो थर्ड है सोशो इमोशनल डायमेंशन, उसके अंदर यहाँ पे तो एज सच कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन आपको पता है कि मल्टी डायमेंशनल, मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि सोशल इमोशनल डायमेंशन किस तरह होती है। सोशो का मतलब होता है कि जो सोशल फैक्टर्स उन पे, मतलब जो आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो आपकी नर्चर है, वो किस तरह आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है वो अफेक्ट रखती है। अगर आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और अगर आप नेगेटिव में रह रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नेगेटिव होगा। सो आपने खुद पैराग्राफ सोशल इमोशनल डायमेंशन का बना लेना है। अब डायमेंशनल इज़ मल्टी डायरेक्शनल, इसके अंदर मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उसके मुताबिक हम करेंगे कि मल्टी डायरेक्शनल किस तरह है कि ये एक डायरेक्शन है तो ये इस तरफ भी जा रही है, इस तरह भी। डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल कैसी है? इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं, अर्ली डेवलपमेंट, एडोलसेंस और फिर लेट अडल्टहुड। ये 3 स्टेजेस है जिनको हम मल्टी डायरेक्शनल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है अर्ली अडल्टहुड, अर्ली डेवलपमेंट में क्या होता है कि when one language such as English is acquired in early development, the capacity for acquiring second and third language like Spanish and Chinese decreases later in development, especially after late adulthood. अब आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी डेवलपमेंट किस चीज़ों पे हो रही थी? उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है कॉग्निशन से रिलेटेड, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो रही होती है। अगर उसकी इन्वायरमेंट के अंदर इंग्लिश स्पीकर्स भी हैं, स्पेनिश स्पीकर्स भी हैं और चाइनीज़ स्पीकर्स भी हैं, मगर जो उसकी माँ और उसके बाप हैं वो इंग्लिश स्पीकर्स हैं। बच्चा जो है वो ज़्यादा रुझान रखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में। जो उसकी जो चाइनीज़ जो स्पेनिश लैंग्वेज सीखने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और इंग्लिश लैंग्वेज की इंक्रीज़ हो जाएगी। हमारे पास अर्ली अडल्टहुड में जो हमारे पास लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज पे फोकस होगी, जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज होगी वहाँ पे उसकी वो डायरेक्शन होगी, और बाकी 2 चीज़ें डिक्रीज़ हो जाएगी। एडोलसेंस में हम ये कहेंगे कि इंडिविजुअल जो है वो, आपको पता है एडोलसेंस की जो हमारे पास एज होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है 18 से 10 to 12 स्टार्ट होती है, 18 to 21 जो है वो एज जो है इसकी लिमिट है। यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो बंदा जो है, जो अडल्ट है, वो सोशलाइज होने की कोशिश करता है, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ कम टाइम स्पेंड करेगा, अर्ली अडल्टहुड में ज़्यादा करेगा क्योंकि उसने अपनी डेवलपमेंट करनी है, और एक जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंड्स अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, लेकिन एडोलसेंस में वो जो है वो रिलेशनशिप्स में डेवलप अपने आप को इंगेज रखने की ज़्यादा कोशिश करेगा, जबकि फ्रेंड्स के साथ कम टाइम स्पेंड करेगा। लेट अडल्टहुड में आपको पता है कि जो लेट अडल्टहुड होते हैं, जो 80+ लोग होते हैं, वो वाइजर समझने जाते हैं, जैसे कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग है तो इनकी एडवाइस लेनी चाहिए। यहाँ पे डेवलपमेंट उस तरह से उनके अंदर किस तरह डेवलपमेंट हो रही थी, वो जो है वो उनकी कॉग्निशन, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जो थॉट से रिलेटेड डेवलपमेंट होती है, वो तो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन उनकी जैसे ही एज बढ़ती है तो उस तरह क्या होता है, उनकी जो फिज़िक की डेवलपमेंट है वो पुअर हो जाती है, वो पुअरली टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह चली जाती है डेवलपमेंट। अडल्टहुड माइट बी वाइजर बिकॉज मोर एक्सपीरियंस हैव देन यंगर अडल्टहुड टू ड्रॉन देयर डिसीजन मेकिंग, बट दे परफॉर्म मोर पुअरली ऑन टास्क। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये वही है। अब डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डेवलपमेंट प्लास्टिक किस तरह है? प्लास्टिक का मतलब होता है द कैपेसिटी टू चेंज। अब आपको पता है हम लोग जो हैं वो, हमारा जो ह्यूमन माइंड है इस तरह से बना हुआ है कि हम जिस चीज़ पे हमारा इंटरेस्ट होता है उसी चीज़ को हम सीखने की, ना जानते हुए या ना अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को सीखें। यहाँ पे यही होता है कि अगर हमारी कॉग्निटिव स्किल्स अगर हम डेवलप करना चाह रहे हैं, चाहे वो ओल्ड एज है, तो हम वो ट्रेनिंग्स के ज़रिए इम्प्रूव कर सकते हैं। जबकि जो ये समझा जाता है कि जब ओल्ड हो जाता है बंदा, एक मखसूस एज में चले जाता है जिसके लेट अडल्टहुड कहते हैं, मिडिल अडल्टहुड कहते हैं, तो उसके अंदर जो है ना हम लोग जल्दी लाइंस को और जल्दी चीज़ों को, स्किल्स को पिकअप नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू जो छोटा बच्चा है।
फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने 2 से 4 साल का बच्चा आपके पास है, ठीक है ना, आपकी इन्वायरमेंट के अंदर आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आपके पास एक 50 प्लस जो हैं वो एज के भी लोग हैं। सो आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे खुद के जो बच्चा है वो ज़्यादा जल्दी सीखता है, उसकी ऑब्ज़र्वेशन ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो 50 प्लस एज का है। सो यहाँ पे ये है कि साइकोलॉजिकल तो ये है, ठीक है ना, कि ऑब्वियस सी बात है, कॉमन बात है कि वो बच्चा जो है वो अपनी इन्वायरमेंट को एक्सपोज करे, जबकि बड़ा जो है वो उसका एक्सपोजर हुआ है तो वो इतनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं करेगा। बच्चों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हर चीज़ को क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बड़ों को नहीं पता होता है, कि बड़ों को सारा कुछ पता होता है कि भाई ये इस तरह है, ये इस तरह है। सो यहाँ पे अगर बड़े चाहे तो वो स्किल को अपनी कोई भी एक स्टेज पे स्किल को ले सकते हैं, ये रिसर्चर्स ने बताया। ठीक है, वो तो मैंने आपको जनरल बात बता दी कि जो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू बड़ा। अब अगर बड़े चाहे तो वो भी अपनी कॉग्निटिव स्किल को बेहतर कर सकते हैं बाय अफेक्टिव ट्रेनिंग और बाय डेवलपिंग अफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, अब हम देखेंगे डेवलपमेंट इज़ कॉन्टेक्सचुअल। सो हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टेक्सचुअल किस तरह होती है? कॉन्टेक्सचुअल का मतलब होता है कोई भी सेटिंग प्रोवाइड करना। अब इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग अस इन अ वे, जैसे हमारी इन्वायरमेंट हमें अफेक्ट करी है। सो कॉन्टेक्स्ट के अंदर फैमिलीज़ भी आ जाती है, स्कूल्स भी आते हैं, पीयर्स आ जाते हैं, चर्चेज़ आ जाते हैं, सिटीज़ आ जाते हैं, नेबरहुड, यूनिवर्सिटी, लेबॉरेटरीज़ आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है। ये हो गई आपकी सेटिंग्स के अंदर। कॉन्टेक्सचुअल और सेटिंग्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितनी भी हमारे पास इन्वायरमेंट आती है, ठीक है, जिनको कभी ना कभी किसी ने सोशल फैक्टर्स या हिस्टोरिकल या इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस रखते हों, उन पे असरअंदाज रखते हों। सो हमारे पास जो जर्नल में आ जाते हैं कॉन्टेक्सचुअल सेटिंग्स, या जिनको हम सेटिंग्स भी कहते हैं, तो वो फैमिलीज़ एक अलग सेटिंग्स डेवलप करते हैं, एक अलग कॉन्टेक्स्ट डेवलप करते हैं। वहाँ से बच्चा एक अलग किस्म की डेवलपमेंट ले रहा होता है, पीयर्स के साथ एक अलग किस्म की हो रही होती है, फैमिलीज़ के साथ एक अलग किस्म की हो रही थी। अब हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्मेटिव, एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस, हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस एंड नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना, या लाइफ इवेंट्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस दैट इज सिमिलर फॉर इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। अब यहाँ पे वो लोग आएंगे जो कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस, जिस तरह आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एज ग्रेडेड मतलब एज से रिलेटेड है। सो यहाँ पे आपने कहना है कि सिमिलर एज है यहाँ पे सबकी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के एग्जाम्पल दिए सच एज प्यूबर्टी एंड मीनोपॉज, ये सारे जो है वो एक ही जो है नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड है, वो एक ही कैटेगरी में जो है वो क्लासीफाई होंगे। दे ऑल्सो इंक्लूड सोशो कल्चरल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस सच एज beginning formal education usually at the age of 6 and retiring from workforce, ठीक है। मतलब जो आपने बेसिकली आप इसकी खुद भी एग्जांपल दे सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने जो सेम एज से रिलेटेड है ना वो चीज़ एग्जांपल्स में लिख देनी, नॉर्मेटिव एज रिलेटेड। इट कैन बी एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में या आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँ। सो नॉर्मेटिव हिस्ट्री ग्रेडेड का मतलब होता है कि आपने जो है वो चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 है, 1940s में हुई थी, फिर 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया, फिर सिविल राइट्स एंड वुमेन राइट्स जो है वो हुए थे 1960 और 1970s में। फिर ये अटैक हुआ था टेररिस्ट ने, और फिर सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना और लास्ट डिकेज में कितना हुआ है। सो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द डेवलपमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द हिस्ट्री, ठीक है। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द जेनेटिक एंड कल्चरल मेकअप ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव हिस्ट्री चेंज, ठीक है ना। हिस्ट्री चेंज के आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोसेसेस है वो हमारे डेवलपमेंट पे भी असर करते हैं, वो इस तरह असर करती हैं। नॉन नॉर्मेटिव लाइफ इवेंट्स के अंदर आपके पास सिंपली आ जाएगा कि ये देख लें, हमारे पास ना ये है अनयूजुअल अकरेंस दैट हैव अ मेजॉरिटी इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल लाइफ। सो ये अनयूजुअल होते हैं, इवेंट्स होते हैं
सडन इवेंट्स होते हैं जिनका असर होता है हमारी ज़िंदगी पे, एक ख़ास असर रखते हैं, जैसे डेथ ऑफ अ पेरेंट व्हेन अ चाइल्ड इज़ यंग, प्रेगनेंसी इन अर्ली एडोलसेंस, ठीक है, अ फायर दैट डिस्ट्रॉय अ होम, मतलब अनयूजुअल जो है ना वो एक्टिविटीज़, अनयूजुअल जो प्रोसेसेस हैं जो सडन होते हैं वो हमारी ज़िंदगी पे किस तरह असर रखते हैं, वो हम सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। अभी तो हम डिटेल में नहीं पढ़े, सिर्फ ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, इससे आपको शायद थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो कॉन्टेक्सचुअल जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके साथ मज़े का भी टॉपिक है कि इसके अंदर आपने सबसे पहले एज से रिलेटेड, जो सिमिलर एज से रिलेटेड है उनको क्लासीफाई किया, फिर जो हिस्ट्री है वो हमारी डेवलपमेंट पे किस तरह असर करती है, फिर नॉन नॉर्मेटिव जो सडन जो होते हैं अनयूजुअल अकरेंस ऑफ इवेंट होती है वो किस तरह हमारी एज पे अफेक्ट रखती है। अब आपको पता है डेवलपमेंट तो नाम ही है कि ग्रोथ, मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ लॉस आपकी डेवलपमेंट में हो रहे थे, और डेवलपमेंट जो है वो बायोलॉजिकल, कल्चर और इंडिविजुअल भी हो रही होती है, और को कंस्ट्रक्शन है ये। अगर हम यहाँ देखें तो 3 मेन गोल्स है तो ह्यूमन डेवलपमेंट का, कि आपने ग्रोथ एक अच्छी हो रही हो, एक मेंटेन आपने अपने जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको आपने मेंटेन करना, अपना साइकोलॉजिकल लेवल, अपना बायोलॉजिकल लेवल सारा, और रेगुलेशन ऑफ लॉस मेंटेन करके रखना आता है, ठीक है ना। सो इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, और ये जो है ना बायोलॉजी से रिलेटेड है डेवलपमेंट, कल्चर से रिलेटेड और इंडिविजुअल फैक्टर्स से रिलेटेड है, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैंने जो है वो आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या कवर करवा दिया आपको। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव जो है वो मैंने कवर करवा दिया। इसके बाद जो है ना वो ये बहुत ज़्यादा आसान है, कॉन्टेम्प्रेरी जो कंसर्न्स हैं, हम असर कंसर्न्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट पे रखते हैं, जिसमें हेल्थ एंड वेलबींग आता है। ये आपने इस तरह ये बताना है कि हेल्थ और वेलबींग हमारा किस तरह डेवलपमेंट पे असर करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। पेरेंटिंग आपको पता है, पॉजिटिव पेरेंटिंग होगी तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी होगी इन्फेंट बच्चों की, और अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव ऑब्वियस सी बात है, एग्रेशन होगा, और जो है वो बच्चा रेज के शिकार होगा। एजुकेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रखती है। सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड डाइवर्सिटी, ये हम पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आपने ये जो है ये साइड नोट्स ज़रूर पढ़ने हैं। एथनिसिटी, और ये भी सोशल पॉलिसीज़ भी, ये बहुत जनरल चीज़ें लिखी हुई, ये वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जो है लास्ट पे जो भी सारे सिलेबस के बाद आपके साथ पेपर भी शेयर ज़रूर करूँगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि पेपर पैटर्न किस तरह होता है, या फिर कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में ये द नेचर ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ये शॉर्ट है और बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद जो है ना पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट, ये भी जर्नल है, और आप कह सकते हैं कि शॉर्ट ही कह सकते हैं। जो हमारे पास लॉन्ग आता है ना वो आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एज नहीं है, डेवलपमेंटल इश्यूज़, ये आप कह सकते हैं ये भी शॉर्ट में है, इतना कोई ज़्यादा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। साइको एनालिटिकल थेरीज फ्रॉइड की, जिसमें हम एरिक्सन की थेरी पढ़ेंगे, ये लॉन्ग और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। कॉग्निटिव थेरी पियाजेस की थेरी, ये इंपॉर्टेंट है। विकॉट्से की शॉर्ट के लिए है। और देन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है मैंने वैसे लॉन्ग के लिए भी मैं आपको पढ़ाऊँगी और शॉर्ट के लिए भी बता दूँगी कि क्या क्या आते हैं चीज़ें। ये स्किनर्स की आपको पता है, ये पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा ज़रूर, ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो उसके अंदर आपने स्किनर की और बेंडूरा की पढ़ी होगी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ, और वैसे भी मैं इन पे वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने एक अलहदा स्कूल्स के नाम से एक अलहदा फोल्डर बना के रखा हुआ है, एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो यहाँ पर भी जर्नल लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसी बुक के मुताबिक जर्नल ही पढ़ाऊँगी। सो मेरी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ने लगे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। द नेचर ऑफ डेवलपमेंट हम कोशिश करेंगे कि सारी ख़त्म कर लें। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।